जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भास्कर शर्मा। और पिछला वीडियो जो मेरे द्वारा अपलोड किया गया था उस वीडियो में बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के द्वारा पूछे गए थे। उन सभी प्रश्नों के जवाब आज के इस वीडियो में मेरे द्वारा दिया जाएगा। आप जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन सभी की हौसला अफजाई के लिए मैं 2 लाइन कुछ कहना चाहता हूं। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान को छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अतः आप लगातार प्रयास करिए, प्रयत्न करिए, आपका सिलेक्शन अवश्य होगा और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है। आप मेहनत करिए। पिछले वीडियो में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से एक प्रश्न था कि पहले लिखित परीक्षा होगा या फिजिकल होगा। इस प्रश्न का उत्तर है कि पहले फिजिकल होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा होगा। अगला प्रश्न था फॉर्म भरने के बाद किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो इसका उत्तर है फॉर्म भरने के पश्चात आपके दस्तावेजों को सबसे पहले चेक किया जाएगा। उसके बाद आपके शरीर को चेक किया जाएगा, जिसमें फ्लैट फुट चेक किया जाएगा, घुटना जुड़ता है अथवा नहीं जुड़ता है इसके बारे में चेक किया जाएगा। आपकी हाइट पर्याप्त है अथवा नहीं है इसके बारे में चेक किया जाएगा। उसके पश्चात शारीरिक दक्षता होगी, जिसमें लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, ये सारी चीज़ें शामिल रहेंगी। इसके पश्चात आपकी लिखित परीक्षा होगी और फिर मेडिकल होगा। उसके पश्चात मेडिकल होने के बाद आपका ट्रेनिंग के लिए आप जाएंगे और ट्रेनिंग के पश्चात आपकी पोस्टिंग होगी। अगला प्रश्न था बोनस अंक कैसे मिलेगा और किन किन को मिलेगा, कौन कौन इसके पात्र हैं। तो बोनस अंक के लिए नेशनल अथवा इंटरनेशनल आपके द्वारा स्पोर्ट्स खेला गया है, तो इसका यदि आपके पास प्रमाण पत्र है तो आपको 5 अंक मिलेंगे। और यदि आप एनसीसी के सी सर्टिफिकेट पास हैं, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको 5 अंक मिलेगा। अधिकतम इस प्रकार से आपको 10 अंक कुल मिलेंगे। इससे अधिक आपके पास यदि किसी भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट है तो और अंक नहीं मिलेगा। नेशनल अथवा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के प्रमाण पत्र हैं उसके लिए 5 अंक और एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए 5 अंक आपको मिलेगा। एक प्रश्न था क्या आचार संहिता लगने के दौरान फिजिकल हम लोगों का हो सकता है। शायद ही यह संभव है, मैं भी कंफर्म इस चीज को नहीं बता सकता, परंतु आचार संहिता लगने के बाद सारे पुलिस जो अधिकारी कर्मचारी रहते हैं वह चुनाव ड्यूटी में व्यस्त हो जाते हैं और बहुत बड़ा भार रहता है कि इतना बड़ा चुनाव को संपन्न कराना है। अतः शायद ही संभव है कि आचार संहिता लगने के दौरान आप लोगों का फिजिकल हो पाएगा। अगला प्रश्न था दूसरे राज्य वाले छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती परीक्षा जो निकला है उसमें फॉर्म भर सकते हैं अथवा नहीं भर सकते हैं। यदि आप दूसरे राज्य के हैं और छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। यदि छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र आपके पास है, यदि आपके पापा मध्य प्रदेश से थे और यदि आप छत्तीसगढ़ में आके रह रहे हैं, आपका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है और आपका निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आप अवश्य फॉर्म भर सकेंगे। यदि आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। किस उम्र के लोग फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों 1 जनवरी 2023 को जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। 18 वर्ष से नीचे 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से जो नीचे हैं, जैसे वर्ष 2005 में जो पैदा हुए हैं या 2006 2007 में जो पैदा हुए हैं, वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। जनरल कैटेगरी में एज का रिलैक्सेशन दिया गया है अथवा नहीं दिया गया है। तो जनरल कैटेगरी में 28 साल एज दिया गया है और इसमें किसी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन नहीं है। यदि आप अंतरजातीय विवाह किए हैं, अंतरजातीय विवाह करने का प्रमाण पत्र आपके पास है तो आपको 5 वर्ष उम्र की छूट मिलेगी। शारीरिक नापजोक करने पर क्या क्या देखा जाता है। शारीरिक नापजोक करने पर सबसे पहले आपकी हाइट देखी जाती है। यदि आपकी हाइट जो मापदंड है उसके अनुरूप है तब आप उसमें आगे क्वालिफाई करेंगे। आपका सीना 5 सेंटीमीटर फूल रहा है अथवा नहीं फूल रहा है, इस चीज को देखा जाएगा। कि आपका घुटना जुड़ तो नहीं रहा है। यदि आप सीधे खड़े होते हैं और आपका घुटना जुड़ता है तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके पश्चात आपको आपका फुट देखा जाता है, जिसमें आप फ्लैट फुट तो कहीं नहीं है। यदि आप फ्लैट फुट हैं तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जब मेडिकल होता है तब कलर ब्लाइंडनेस भी चेक किया जाता है। यदि आप कलर ब्लाइंडनेस में आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। किसी के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था क्या हम दोनों हाथ से गोला फेंक सकते हैं। तो आपको एक हाथ से गोला फेंकना पड़ेगा। वहां आपको बताना पड़ेगा कि आप दाएं हाथ से गोला फेंकेंगे अथवा बाएं हाथ से गोला फेंकेंगे। यदि आप बाएं हाथ से गोला फेंकना चाहते हैं तो भी कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बाएं हाथ से भी गोला फेंक सकते हैं। पिछले बार जब सब इंस्पेक्टर का फिजिकल हुआ था तो उसमें मछली जंप मारने नहीं दिया जा रहा था, तो आप सीधा सीधा ही प्रयास करिए ऊंची कूद करने का।
यदि आप दूसरे प्रकार से यदि आप तैयारी किए रहते हैं ऊंची कूद करने का और यदि वहां पे मना कर दिया जाता है तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। अतः आप सीधा सीधा ही ऊंची कूद की तैयारी रखिए। अगला प्रश्न था कि कहां कहां से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों यह कोई एग्जैक्ट मापदंड तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है कि यहाँ से इतने प्रश्न पूछे जाएंगे। उसको प्रश्न तैयार करने वाले ऊपर नीचे कर लेते हैं और सभी परीक्षा में इस प्रकार से होता है। यदि 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान से अगर पूछे जाने हैं तो एग्जैक्ट 50 प्रश्न ही पूछे जाएं, ऐसा संभव नहीं है। वह 45 भी हो जाता है और 55-60 भी हो जाता है। जैसे कोई सामान्य ज्ञान का कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसमें करंट अफेयर्स को इस प्रकार से समाहित कर दिया जाता है, उसमें जोड़ दिया जाता है कि वह सामान्य ज्ञान से भी हो जाता है और करंट अफेयर से भी हो जाता है, दोनों प्रश्न एक साथ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नों की संख्या बढ़ भी जाती है और घट भी जाती है। पिछले प्रश्न पत्र का मैं अध्ययन कर रहा था, उसमें सामान्य ज्ञान से लगभग 54 प्रश्न पूछे गए थे और उसी से संबंधित लगभग 14 प्रश्न, मतलब कि 54 में से 14 प्रश्न करंट अफेयर्स के थे और छत्तीसगढ़ से 40 प्रश्न लगभग पूछे गए थे और 40 में से 10 प्रश्न ऐसे थे जो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर को भी कवर कर रहे थे और 6 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग से थे। 100 प्रश्न पूछे गए थे। एक मित्र के द्वारा कमेंट किया गया था कि सर आपके द्वारा बहुत सारे पुस्तकों का नाम बता दिया गया है, हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस पुस्तक की तैयारी करें और किस पुस्तक की तैयारी न करें। तो दोस्त आपको जीएस के लिए तो लुसेंट की तैयारी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि लुसेंट सबसे अच्छी बुक है और एनसीईआरटी पर आधारित है। आप लुसेंट को एक बार सरसरी तौर पर पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव हल कीजिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम होना है वह ऑब्जेक्टिव बेस पे होना है। अतः आप ऑब्जेक्टिव हल करेंगे, लुसेंट का ही आप ऑब्जेक्टिव ले लीजिए और उसके बाद उसको लगातार हल करिए। पिछले प्रश्न जो पूछे गए हैं उनको हल करेंगे तो आपको आने वाले परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे लगभग उन्हीं से संबंधित रहते हैं, रिलेटेड रहते हैं, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के लिए मेरे द्वारा हरिराम पटेल की बुक बताई गई थी, तो आप किसी और अन्य राइटर का भी बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, या पहले किसी और अन्य राइटर का आप बुक पढ़े हैं तो आप उसी को ही आगे पढ़ना जारी रखें। आप अपना पुस्तक बुक ना बदलें। रीजनिंग के लिए परफेक्ट से कोई बेस्ट बुक मेरे को नहीं लगा। यदि आपके नज़र में कोई परफेक्ट से बेस्ट बुक रीजनिंग के लिए है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। कई लोगों के द्वारा अजय माला क्या सर अजय माला पढ़ के हम एग्जाम दे सकते हैं, तो बिल्कुल आप अजय माला भी पढ़ के दे सकते हैं, या जो समग्र रूप से अभी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पुस्तक निकाला जाएगा उसको भी पढ़ के आप दे सकते हैं। लेकिन आप इन सब को पढ़ने के बाद वस्तुनिष्ठ अवश्य आप हल करें, ताकि आपको आगे एग्जाम देने में कठिनाई का सामना ना करना पड़े। और आप ग्रुप डिस्कशन करें, ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो यह समझ आएगा कि आपका कौन सा चैप्टर कमजोर है और सामने वाले बंदे का कौन सा चैप्टर कमजोर है। यदि आपका चैप्टर कमजोर है, सामने वाले बंदे का चैप्टर यदि अच्छा है, तो आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो यह आसानी से सॉल्व हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगा, आगे प्रश्न हल करने में आपको आसानी होगी। कुछ लोगों के द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि सर आपकी पोस्टिंग वर्तमान में कहाँ है। तो दोस्तों जुलाई 2023 से मेरी पोस्टिंग अभी वर्तमान दंतेवाड़ा जिला में है। इसके पूर्व में जसपुर जिले में 3.5 साल से पदस्थ था। आप सभी के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया था लगभग सभी प्रश्नों का जवाब मैं इस वीडियो में दे दिया हूं। यदि आपको इसके बाद भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।